एवरीवन, वेलकम टू एस ऑनलाइन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस वैकेंसी की जो हाल ही में रिलीज हुई है। ये वैकेंसी है आपके एसएससी सीजीएल 2023 की, जिसमें अगर हम टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 7,500 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज हुई है। यस, दिस इज अ ह्यूज नंबर और अभी मौका है इस एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाने में, ताकि हम इस वैकेंसी में एक जॉब हम हमारी ले सके। अब बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे ओवरऑल व्यू के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं जिनका हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इनमें कौन कौन सी पोस्ट हैं और पोस्ट से रिलेटेड थोड़ी बहुत डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या हमें मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए ताकि हम इस एग्जाम को दे पाए, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस है, किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना चाहिए और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स क्या रही, ताकि हमारे दिमाग में ये रहे कि अगर हम अभी इस लेवल पे कर पा रहे तो हमें और कितना अच्छा हमें पुश करना है या फिर हमें और कितना अच्छा करना है ताकि हम इस एग्जाम को क्लियर कर जाए। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे ओवरऑल व्यू के बारे में। तो एसएससी सीजीएल इज नथिंग बट द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। तो यहाँ पे जैसे कि आप वर्ड यहाँ पे देख पा रहे हैं ग्रेजुएट, तो यहाँ से थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा कि जिनने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है वो सभी इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे अगर कंडक्टिंग बॉडी की बात करें तो यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट बेस्ड बॉडी है और अगर टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 7,500 दैट मीन 7,500 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई और एक बहुत अच्छा नंबर है। अगर एग्जाम टाइप की बात करें तो ये ऑल ओवर इंडिया में ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे नेशनल लेवल एग्जाम देखने को मिलेगा। ये ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ आपका ऑनलाइन मोड पे ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बात करें कि आप इस एग्जाम के लिए कब रजिस्टर कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की डेट स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम 3rd of April से और ये चलेगी आपकी 3rd April 2023 तक। तो अगर अभी आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप खुद भी जाके रजिस्टर कीजिए और आपके जो भी दोस्त इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं फटाफट से जाइए और रजिस्टर कर लीजिए। लास्ट डेट का इंतजार हमें नहीं करना है कि यार हाँ अभी तो काफी टाइम है, रजिस्टर कर लेंगे, नहीं, ये सारी चीजें नहीं करनी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की तो यहाँ पे हमें ग्रेजुएशन, हमारी मतलब यहाँ पे आपको ग्रेजुएट लिखा हुआ है, बेसिकली आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए और यहाँ पे एज लिखी हुई 18 to 27 ईयर्स, बट एक एस्टेरिक मार्क भी यहाँ पे लगा हुआ है क्योंकि ये 18 to 27 इयर्स जो है ये नॉर्मल एग्जाम्स के लिए है जो इसके अंदर हमारे पास आ रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट डिफरेंट हमारे पास अवेलेबल है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जहां पे आपकी 32 एज लिमिट है, बट देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एज लिमिट्स भी यहाँ पर है एज पर द कैटेगरीज, एज रिलैक्सेशन हमें यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसके साथ अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो यहाँ पे 2 एग्जाम्स आपके होने हैं, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ 2 टियर एग्जाम्स यहाँ पे होने हैं। फर्स्ट वाला यहाँ पे क्वालिफाइंग होता है, बेसिकली आप ये क्वालिफाई करेंगे तब जाके आप अपने मेन टेस्ट में मतलब टियर 2 में बैठ पाएंगे। अब बात करते हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डेट्स की कि कौन कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है और जिनका हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे अगर ऑनलाइन अप्लाई करने की बात करूं तो एप्लीकेशन में मैं अप्लाई करने के लिए बेसिकली इस एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए डेट स्टार्ट हो गई फ्रॉम 3rd April, मतलब अभी जब ये आप वीडियो देख रहे हैं डेट ऑलरेडी यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन लिंक स्टार्ट हो चुके हैं और ये चलेगी आपकी 3rd May 2023 तक। ठीक है, अगर यहाँ पे फीस की बात करें तो लास्ट डेट जब तक आप फीस दे सकते हैं वो है आपकी 4th May 2023। यहीं पे बहुत बार ऐसा होता है कि यार हम लोग जब फॉर्म भरते हैं कुछ छोटी मोटी गलतियां हमसे हो जाती, तो अगर आपसे कुछ गलतियां हुई हो उनके करेक्शन के लिए भी आपको यहाँ पे डेट्स दी गई हैं और वो डेट्स होंगी आपकी 7th May से लेके 8th May तक की। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में आप अपने मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अगर कुछ चेंजेस कर सकते हैं तो वो आप इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कर सकते हैं। ठीक है, यही आपको यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड टाइम दिया गया है कि कब आपका टियर 1 एग्जामिनेशन होगा, तो ये आपके जुलाई 2023 में होगा, मतलब अभी आपके पास प्रिपरेशन के लिए भी बहुत सफिशिएंट टाइम है।
तो ये स्लाइड या फिर मैं बोल सकती हूँ कि अभी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये सारी डेट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लास्ट डेट क्या है, हमें कब तक फीस देनी है, अगर कुछ गलतियां हो गई तो हम उन्हें कब इम्प्रूव कर सकते हैं, और मेन एग्जाम की डेट या फिर एग्जाम मंथ हमारा कौन सा है। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बात करें कि अब पोस्ट कौन कौन सी आई है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पे लेवल 8 की, जहां पे आपकी सैलरी हो सकती है 47,600 से लेके 1,51,100 तक, जिसमें आपके पास 2 पोस्ट आती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास नेम ऑफ द पोस्ट, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफिस एंड कैडर लिखा हुआ है, साथ ही साथ क्लासिफिकेशन ऑफ द पोस्ट भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप एज लिमिट देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एज लिमिट मिलेगी 18 to 30, 18 to 30, और बहुत सारी जगह आपको हो सकता है 32 तक भी मिले। बट हाँ, यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। वो क्या रिस्ट्रिक्शंस है वो अभी बात करेंगे। तो यहाँ पे पोस्ट हमारे पास आती है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। यहाँ पे आप इनकी मिनिस्ट्री देख सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी देख सकते हैं। इसी के बाद हमारे पास पे लेवल 7 की कुछ जॉब्स आती है, जिसमें आपकी सैलरी रह सकती है 44,900 से लेके 1,42,400 तक। इसमें हमारे पास आता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके कैडर या डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री थोड़ी डिफरेंट हो गई है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसके बाद अब हमारे पास पे लेवल 6 वाली जॉब्स आती हैं। पे लेवल 6 वाली जॉब्स आती हैं, लेकिन उससे पहले पे लेवल 7 में हमारे पास कुछ और जॉब्स दी हुई, वो क्या क्या हैं? तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो फिर से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आया है, लेकिन यहाँ पे अलग हमारा फिर से हमारा डिपार्टमेंट चेंज हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर पोस्ट, इंस्पेक्टर एंड सो ऑन। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबके डिपार्टमेंट्स अलग हुए हैं, यहाँ पे ग्रुप अलग है एंड द एज लिमिट इज डिफरेंट एज वेल। अब यहीं पे हम बात करें हमारे ग्रुप या फिर हम लोग बात करें पे लेवल 6 की, या फिर अगर हम बात करें ग्रुप बी में ही जो दूसरे पोस्ट हमारे पास है वो कौन कौन सी है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपके पास असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यहाँ पे है, लेकिन उसका पे लेवल थोड़ा सा अलग हो जाता है और इसमें पे लेवल हमारा क्या रहता है 35,400 से लेके 1,12,400 तक रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर एंड जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स यहाँ पे आते हैं। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन की, थोड़ी सी क्वालिफिकेशन यहाँ पे डिफरेंट हो जाती है। वो कैसे हो जाती है वो भी हम यहाँ पे बात करेंगे। अब जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए जो एज लिमिट है वो हमारी अप टू 32 ईयर्स है, और इसके बाद एज रिलैक्सेशंस भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं एज पर दी डिफरेंट कैटेगरीज, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास पे लेवल 5 की भी कुछ वैकेंसीज आई हैं, जहां पे पे स्केल रहने वाली है 29,200 से लेके 92,300 तक की। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें तो ऑडिटर्स की जॉब है, अकाउंटेंट्स की जॉब है और जूनियर अकाउंटेंट्स की जॉब है। ठीक है, अब यहीं पे बात करें तो पे लेवल 4 और भी हम थोड़ा यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे जो आपकी पे रहने वाली है वो रहने वाली 25,500 से लेके 81,100 तक की पे। यहाँ पे आप पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, यहाँ पे सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट एंड सब इंस्पेक्टर जैसी जॉब्स है जो कि आपकी ग्रुप सी में लाया करती है। और अगर आप यहाँ पे एज लिमिट देखेंगे तो यहाँ पे 18 to 27 लिमिट है। ठीक है, हमने जो वहां पे एज लिमिट लिखी थी वो बेसिकली मिनिमम एज क्राइटेरिया को लेके लिखी थी कि हमारे पास मिनिमम लिमिट क्या है, लेकिन जैसा कि आपने देखा कि वहां पे एस्टेरिस्क मार्क था और वो इसीलिए यूज किया गया था कि बहुत सारे एग्जाम्स में हमारे पास अप टू 30 और अप टू 32 तक की भी एज लिमिट यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सारी पोस्ट के बारे में तो जान ही लिया है। अब बात करते हैं कि हमारे पास बेसिकली एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए कि हम इस एग्जाम के लिए या फिर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो बात करते हैं सबसे पहले असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की या फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की, जो आपकी ग्रेड हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो कि हमारे ग्रेड बी में आ रही है। ठीक है, ये वाली पोस्ट जो हमारे पे लेवल 8 पे आ रही है। इसके लिए अगर हम बात करें तो हमें क्या क्या बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए, तो हमें यहाँ पे चार्टेड अकाउंटेंट, दैट मींस अगर हम सीए है, हमने सीए क्लियर कर रखा है तो हम इसके लिए एलिजिबल है।
कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी CS अगर हमने कर रखा है तो मास्टर्स इन कॉमर्स, मास्टर इन बिजनेस स्टडीज, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस, मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। अगर हमारे पास हमारी ग्रेजुएशन इन सारे फील्ड में है देन ओनली वी आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। इसलिए मैंने कहा था यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं जिनका हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद हमारे पास आता है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें क्या बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए, तो हमें यहाँ पे बैचलर्स डिग्री चाहिए किसी भी एक सब्जेक्ट में, किसी एक अच्छे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जिसमें या फिर हमें क्या चाहिए, किसी एक इंस्टीट्यूट से होना चाहिए विथ एटलीस्ट, अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में एक कंडीशन आपके पास डाल दी गई है कि एटलीस्ट 60% मार्क्स आपके पास होने चाहिए मैथमेटिकल्स में एट द 12th स्टैंडर्ड लेवल, ठीक है। ये एक कंडीशन है, अगर आप इस कंडीशन को फुलफिल कर पा रहे हैं आफ्टर दैट ओनली यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। इसके अलावा ये भी बोला गया है कि अगर आपने बैचलर्स डिग्री की है विथ एनी सब्जेक्ट, लेकिन उसमें आपका स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है जो आपका एक मेन बेसिकली डिग्री देने में एज ए मेन सब्जेक्ट की तरह रोल किया है, तब भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। इफ अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है देन आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होते, ठीक है। आगे बात करते हैं स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर। हमारे पास यहाँ पे ग्रेड है, ग्रेड 2। अगर इसमें बात करें तो इसमें बोला गया है बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। अगेन आपको यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स आपका एक मेन सब्जेक्ट चाहिए अगर आपने ग्रेजुएशन इस फील्ड में कर रखे जहां पर आपके पास ये आपका एज अ सब्जेक्ट रहा हो, ठीक है। इसके अलावा बोला गया है द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years और ऑल द 6 सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन कोर्स। और साथ में ये भी बोला गया है कि यार आपने ये जो सब्जेक्ट है ये पूरे 3 साल पढ़ा हो या फिर पूरे 6 के 6 सेमेस्टर में ये आपने सब्जेक्ट पढ़ा हो, आफ्टर दैट ओनली यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। तो यहाँ पे इन सारी चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा वेदर यू आर एलिजिबल फॉर द सर्टेन पोस्ट और नॉट, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आती है रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, दैट इज NHRC। इसमें अगर हम बात करें तो इसके लिए हमारे पास जो मिनिमम बैचलर्स डिग्री में जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो हमें चाहिए मिनिमम 1 year रिसर्च एक्सपीरियंस इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये सारे बेसिकली अगर आप देखेंगे तो बैचलर्स डिग्री आपकी सारी क्या है, सब में आपकी एसेंशियल है, मतलब ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन डिजायरेबल मतलब हमारे लिए अच्छा क्या है या फिर कौन कौन से स्टूडेंट्स बेसिकली इनको दे सकते हैं, उसमें हमारे पास कुछ कंडीशंस है जिनका हमें ध्यान में रखना है। ध्यान रखिएगा एसेंशियल में आपको आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी ही चाहिए, या फिर अगर आपकी अगस्त तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस डिस्कस करें। तो डिजायरेबल में आपसे 1 year का बेसिकली मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा है, किस फील्ड में आपके रिसर्च एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। इसी के अलावा बोला गया है कि डिग्री इन लॉ और ह्यूमन राइट्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके पास अगर ये है तो बहुत बढ़िया है, आप इस पोस्ट के लिए बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसी के आगे अगर बात करें तो बाकी जितनी भी पोस्ट हमारे पास रह गई है उसके लिए बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी बैचलर्स डिग्री चाहिए, ऐसी कोई स्पेसिफिक यहाँ पे डिजायरेबल नहीं बताया गया है, ना ही कुछ अलग से मेंशन किया गया है कि हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए। तो अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि एग्जाम आपके जुलाई में ही होने वाला है जो आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है। वो एग्जाम होते ही उसके रिजल्ट आएंगे और फिर आपको आपकी Tier 2 के लिए तैयारी करनी रहेगी, ठीक है। आगे बात करें तो अब अप्लाई कैसे करें, तो ये एक वेबसाइट आपको दिख रही है और ये लिखा हुआ है https:/ssc.nic.in। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि क्या है ssc.nic.in।
nic.in ये वेबसाइट है जहां पे जाके आप क्या कर सकते हैं, इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटर्स की बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप अपने सेंटर से रिलेटेड जानकारी जानना चाहते हैं कि यार आपके सिटी में एग्जाम कंडक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑल्दो तो ये नेशनल लेवल पे, बट कुछ कुछ जगह होती है जहाँ पे मे बी एग्जाम नहीं कंडक्ट हो रहा किसी स्पेसिफिक सिटी में, तो उसके रिलेटेड आप एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन रेफर कर सकते हैं। एग्जामिनर आपसे बेसिकली यहाँ पे 3 प्रायोरिटी मांगता है एक स्पेसिफिक रीजन में। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो रीजन के अकॉर्डिंग डिवाइडेशन होता है कि जैसे नॉर्थ इंडियन रीजन हो गया, वेस्टर्न रीजन हो गया, ईस्टर्न रीजन हो गया, साउथर्न रीजन हो गया, ऐसे बहुत सारे सब डिविजन हमारे पास अवेलेबल है। तो आप जो भी डिवीजन यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंगली उसी रीजन में आपको 3 स्टेट्स या फिर मैं ये बोल सकती हूँ 3 सेंटर सेलेक्ट करने की चॉइस दी जाती है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग वहां पे जाके एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करें तो अब यहाँ पे क्या क्राइटेरिया, भाई एग्जाम किस तरीके से होने वाला है, तो एग्जाम आपके 2 फॉर्मेट में होने वाले हैं। टियर 1 इज योर क्वालिफाइंग एग्जाम, अगर आप इसे क्वालिफाई करते हैं तभी आप यहाँ पे टियर 2 के लिए एलिजिबल है। लेकिन अब इनका क्या तो कोर्स है, किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, पेपर पैटर्न क्या रहता है, चलिए उनको भी जानते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे बात करें टियर 1 एग्जामिनेशन की, तो ये जो आपका पेपर है ये 4 कैटेगरी में कैटेगराइज होता है। यहाँ पे आपको 4 डिविजन्स देखने को मिलेंगे। तो पहला डिवीजन होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, दूसरा होगा जनरल अवेयरनेस का, तीसरा होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का और चौथा होगा आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का। यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करें तो सब में से आपसे 25-25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स होंगे। मतलब टोटल मार्क्स जो आपको मैक्सिमम आप अचीव कर सकते हैं वो 50-50-50 होगा। मतलब मैं ये कह सकती हूँ यार मेरा यहाँ पे 200 मार्क्स का पेपर होगा और इसमें मुझे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। मुझे कितने करने रहेंगे, 100 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। लेकिन उस 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मेरे पास जो टाइम पीरियड रहने वाला है वो सिर्फ 1 घंटे का रहने वाला है। तो मुझे मेरे टाइम मैनेजमेंट पे भी काम करना है। मतलब यहाँ पे मुझे मेरी एक्यूरेसी के साथ साथ मेरी स्पीड को भी मेंटेन करके चलना है। ठीक है, तो इसी के साथ बात करें कि अगर आपने यहाँ पे अपने टियर 1 एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया विद ऑल दीज क्वेश्चंस, तो आप यहाँ पे पहुंच जाते हैं आपके टियर 2 में। तो टियर 2 में हमारे पास यहाँ पे 2 पेपर्स होते हैं। जो पहला पेपर होता है बेसिकली उसमें हमारे पास 3 सेक्शंस है। ठीक है, 3 सेक्शंस में कि अगर हम बात करें फर्स्ट सेक्शन की, तो फर्स्ट सेक्शन में हमारे मॉड्यूल 1 में हमारे पास मैथमेटिकल एबिलिटी रहता है, जिसमें से हमारे पास 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो मैक्सिमम मार्क्स रहते हैं वो हमारे पास कितने रहते हैं, 60 × 30 बेसिकली हमारे पास यहाँ पे मार्क्स रहते हैं, क्योंकि हमारे पास हर एक क्वेश्चन के 3-3 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, और टाइम इसके लिए कितना होता है, हमारे पास 1 आवर का होता है, जिसमें हमारे पास मैथमेटिकल एबिलिटी के साथ साथ हमें हमारी रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस को भी कंप्लीट करना होता है। तो बेसिकली इन 2 मॉड्यूल के लिए हमारे पास 1 घंटे का टाइम होता है। यही बात करें सेक्शन 2 की, तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 मॉड्यूल है, जिसमें आपके पास आपकी इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस को पूछा जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की देखेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश के आपके 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अवेयरनेस के सिर्फ 25 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाता है आपके 70 और हर एक क्वेश्चन आपके अगेन 3 मार्क्स का होता है और इसको सॉल्व करने के लिए भी आपको 1 घंटे का ही टाइम दिया जाता है। आगे बात करते हैं सेक्शन 3 की, जहां पे आपके कंप्यूटर नॉलेज को चेक किया जाता है और यहाँ पे आपसे मात्र 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और वो 20 क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं। मतलब हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, 20 × 3 में दैट मीन्स 60 मार्क्स का वो क्वेश्चन हुआ। इसके लिए आपके पास 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो ये तो हो गया आपके पेपर 1 के बारे में। इसी में टियर 2 में एक और पेपर होता है जिसे हम सेक्शन 2 बोलते हैं। बेसिकली वो होता है डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल। इसमें आपको एक 15 मिनट का टाइम दिया जाता है और आपकी टाइपिंग स्पीड को चेक किया जाता है कि आप कितना अच्छे से विद एक्यूरेसी कितनी स्पीड से टाइप कर पाते हैं। ठीक है, इसी के बाद बात करें अगर हम हमारे पेपर 2 की, तो पेपर 2 सबके लिए नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। हमने यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जॉब्स या फिर हमें ऐसी पोस्ट देखी जिसमें हमारे पास कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन हमें चाहिए, जैसे कि हमारे जो अकाउंट ऑफिसर है या स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है उनके लिए। तो पेपर 2 भी उन्हीं के लिए होता है। जो नॉर्मल पोस्ट है उनके लिए सिर्फ ये पेपर 1 ही कंडक्ट कराया जाएगा टिल सेशन
2 तक। जैसे ही हम पेपर 2 में आते हैं तो यहाँ पे एक स्टैटिस्टिक्स का अलग से पेपर होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है और उसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। पेपर सेकंड विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, दैट इज JSO। ठीक है, यहाँ पे पेपर थर्ड एक आपके पास है जिसमें आपके जनरल स्टडीज, दैट मींस योर फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, वो आपसे पूछा जाता है। इसमें भी आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और उसके लिए आपके पास 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे भी एक छोटा सा नोट बताया गया है, बोला गया है पेपर 2 विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हमारे पास पेपर थर्ड होगा। ठीक है, पेपर थर्ड आपके असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स के लिए होगा। ठीक है, बाकी सब के लिए आपका टीयर 2 कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं सिलेबस की, क्या आखिरकार हमें किन किन पॉइंट्स पे ध्यान देके चलना है और कौन कौन से टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है। तो बात करते हैं सिलेबस की, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक की, दैट इज जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो यहाँ पे आपको वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही तरीके की रीजनिंग देखने को मिलेगी ना। आप दिमाग में आ रहा होगा कि वर्बल और नॉन वर्बल क्या क्या है। ठीक है, वर्बल जिन्हें हम पढ़ सकते हैं, नॉन वर्बल जिसमें हमारे पास इमेजेस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसे ये जो बेसिकली यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये यूक्यू हमने कहाँ से लिया है, SSC CGL के नोटिफिकेशन से लिया है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमने वहीं से ये पूरा डेटा आपके सामने लेके आए हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि यार आखिरकार हमें क्या दिया गया है, हमारे नोटिफिकेशन में क्या सिलेबस है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे टॉपिक बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एनालॉजीज है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्पेशल ओरिएंटेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन है, एनालिसिस, जजमेंट, रिलेशनशिप, ऑब्जर्वेशंस। सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे कोडिंग, डिकोडिंग, फिगर बेस्ड, यहाँ पे नंबर्स बेस्ड, सिंबॉलिक बेस्ड, यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट, कंक्लूजन्स बेस्ड, सिलोगिज्म बेस्ड, इस तरीके के बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं जिसे हम बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, ठीक है, स्मॉल कैपिटल लेटर्स, नंबर्स, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं। लेकिन हमें ये भी पता है कि यहाँ पे इतनी सारी चीजें दी गई हैं और जब हम बुक खोलते हैं तब हमें सिमिलर टॉपिक नहीं मिलते। अब जैसे मैंने यहाँ पे देखा सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, ये अगर मैं बुक खोल के देखूंगी, जो भी नॉर्मल बुक मेरे पास होगी, मुझे वो नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं है कि यार हम लोगों को ये देखना है कि यार जो सिलेबस में दिया गया वो हमने पढ़ा ही नहीं, बेसिकली हमने पढ़ा होता है, बस उसी के दूसरे नेम्स हमें यहाँ पे कभी कभार दे दिए जाते हैं। जैसे हमारे सिनोनिम्स होते हैं उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है नंबर सीरीज, अर्थमेटिक रीजनिंग, फिगर बेस्ड रीजनिंग पे, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोगिज्म्स, एनालॉजीज, क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक, नंबर सीरीज एंड डिसीजंस मेकिंग, इस तरह के टॉपिक्स पे काफी फोकस किया गया है। तो आप भी जब भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, यही बात करते हैं जर्नल अवेयरनेस की। तो जर्नल अवेयरनेस देखे तो बहुत ज्यादा हो जाता है, सिलेबस बहुत सारे, लेकिन क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन पे हम ध्यान दें। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली दिखा गया है कि एनवायरमेंट में चारों तरफ हमारे क्या चल रहा है उससे रिलेटेड हम थोड़ा ध्यान दें। अब जर्नल अवेयरनेस पे ध्यान रखिएगा कि करंट अफेयर्स भी आपके इसमें आ जाता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं करंट अफेयर्स छोड़ देते हैं या फिर आपके स्टैटिक जीके जो है वो छोड़ देते हैं। भाई नहीं छोड़नी है, स्टैटिक जीके भी आपकी इसका पार्ट है और करंट अफेयर्स भी इसका पार्ट है। तो ध्यान रखिएगा कि आपके चारों तरफ आपके एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है वो आपको ध्यान में रखना। इसी के अलावा क्या इवेंट्स यहाँ पे आपके पास हो रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, अगर कुछ लॉन्चिंग हो रही है तो कहाँ हो रही है, कुछ अगर न्यू इन्वेंशन हो रहा है तो वो कहाँ हो रहा है, वो सारी चीजें बेसिकली आपकी जर्नल अवेयरनेस का पार्ट हो जाती है। कौन कौन से स्पोर्ट्स चल रहे हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज निकली है, यहाँ पे क्या हिस्ट्री रही, क्या पॉलिटिकल न्यूज आपके चारों तरफ चल रही है, कौन कौन से गेम्स में जीता है, कौन किस तरीके से खेला, कौन फर्स्ट रनर अप रहा, कौन किसको कौन सी ट्रॉफी दी गई, ये सारे पॉइंट्स आपको जर्नल अवेयरनेस के अंडर कवर करने रहेंगे।
अब बात करते हैं हमारे थर्ड टाइप की, दैट इज योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। बेसिकली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का काफी मिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो हमने उसे थोड़ा सा सेक्शन वाइज ब्रेकअप यहाँ पे कर दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं नंबर सिस्टम की, जहां पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आपके होल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, फ्रैक्शंस, रिलेशन बिटवीन द नंबर्स। बेसिकली आपको नंबर से किस तरीके से खेलना है, यहीं पे आप क्या आ जाएंगे आपके एलसीएम एचसीएफ भी, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ के आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एलसीएम एचसीएफ। इसी के साथ आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपकी रिमाइंडर थ्योरम का। इसी के साथ आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा यूनिट डिजिट वैल्यू का, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आता है फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस में, जिसमें दो टॉपिक सबसे पहले दिए गए हैं और वो दोनों टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके अलावा यहाँ पे स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट में सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, टाइम डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क। अगर इन दो टॉपिक को हटा दे, ठीक है, तो बेसिकली जो बाकी के सारे जितने भी इंफॉर्मेशन हमें दिए गए हैं ये कहीं ना कहीं परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ही आपके क्या है, सब पार्ट्स है, या फिर हम ये बोल सकते हैं सब एप्लीकेशंस है। तो हम लोग कह सकते हैं परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क भी हमारे पास यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे एडवांस मैथमेटिक्स में भी हमारे पास आ जाता है, दैट इज अलजेब्रा। तो यहाँ पे बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो हमने स्कूल में पढ़ी होती है, इसके अलावा स्टर्ट्स हमारे हो गए, ग्राफ हो गए, इक्वेशंस हो गए, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। इसी के अलावा हम यहाँ पे बात करें तो ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिकल एंड प्रोबेबिलिटीज पे बेस्ड हमसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये वर्ड दिया गया, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको यहाँ पे टेबल दी जाएगी और आप वहां पे सॉल्व करें, नहीं, उस तरीके का नहीं होगा। बेसिकली मीन, मॉड, मीडियन जो हमारे पास होता है उस पे बेस्ड हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन में बेसिकली आपकी ग्रामर कितनी अच्छी रहे, अपने स्कूल में कितने अच्छे से पढ़ा, उसी चीज को टेस्ट किया जाता है। साथ ही साथ आपकी राइटिंग एबिलिटी कितनी अच्छी है, आप कितना अच्छे से चीजों को समझ पा रहे हैं, आपकी वोकैब कितनी अच्छी है, ये सारी चीजें जानी जाती हैं, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कट ऑफ की, कि किस बेसिस पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है और कैसे कैसे हम इस जॉब को क्लियर कर सकते हैं या फिर इस जॉब को पा सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे आप कैटेगरी दे सकते हैं, SC, ST, OBC, EWS, UR, OH, HH, VH, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज है। तो अगर हम यहाँ पे 2021 एंड 22 के कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास फाइनेंस एंड अकाउंट्स AAO की हमारे पास यहाँ पे कट ऑफ है, कि कट ऑफ हमारे पास किस तरीके से रहे। इसी के बाद स्टैटिस्टिक्स एंड JSO की क्या कट ऑफ रही आप वो यहाँ पे देख सकते हैं, और ऑल अदर पोस्ट के लिए आपके पास यहाँ पे क्या कट ऑफ रही आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि हमने यहाँ पे ये भी डिस्कस किया है कि कौन सा एग्जाम के लिए मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं और यहाँ पे कट ऑफ इतने। तो हमें एम ये लेके नहीं चलना है कि यार हमें बस कट ऑफ क्लियर करनी, नहीं, कट ऑफ क्लियर करने आप एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। बेसिकली आपको टियर 2 के लिए जाना है, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी बच्चे क्वालिफाई कर गए डजंट मीन कि वो सारे के सारे आपके टियर 2 में जाएंगे। अब जैसे अगर मेरे पास पोस्ट ही 10 है और 10,000 बच्चे क्वालिफाई कर गए, तो क्या मैं 10,000 का एग्जाम लूंगी? नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये मिनिमम क्राइटेरिया है आपके टियर 2 में जाने के लिए, लेकिन आपको एम मैक्सिमम मार्क्स से करना है ताकि आप एक सेफ जोन में हमेशा रह सके। अब बारी आती है कि हम लोग आपके लिए किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं आपको आपकी मंजिल को पाने के लिए। अब आपने यहाँ पे देखा कि यार वैकेंसी बहुत ह्यूज है और एग्जाम कब है? एग्जाम है हमारा जुलाई में। अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है अप्रैल। अभी हमारे पास टाइम है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको रजिस्टर करना है, ठीक है, ताकि आप लास्ट डेट के भरोसे ना बैठे। अब आपने यहाँ पे देखा कि यार इसमें हमारे पास अभी अप्रैल पूरा है, इसके बाद हमारे पास 2 मंथ और है, मई है, जून है, उसके बाद जुलाई में एग्जाम कब होता है? हो सकता है स्टार्टिंग जुलाई में हो जाए, हो सकता है एंडिंग जुलाई में। डेट स्पेसिफाई नहीं की गई, तो अभी हम मान के चलते हैं कि यार हमारे पास अराउंड, हम लोग ये मान लेते हैं, मैं एग्जैक्ट 30 या 90 नहीं ले रही, मैं यहाँ पे 70 to 80 डेज लेके चल लेती हूँ,
अभी मेरे पास 70 to 80 डेज बचे हुए हैं और मैं बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकती हूँ। ये 70 to 80 मैंने तब मान के चला है, तो अगर मैं मान लेती हूँ कि जुलाई के स्टार्टिंग फेज में मेरा एग्जाम हो गया, तो यहाँ पे एक छोटा सा एस्टेरिस्क मार्क भी लगा देता है कि इन केस अगर जुलाई के एंडिंग में हुआ तो ये रेंज हमारी थोड़ी और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो फटाफट से आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हम लोग भी आपके लिए लेके आ रहे हैं एक स्पेशल सीरीज जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। चाहे आप बेसिक लेवल पे हो, आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो, या फिर आप एक एडवांस लेवल पे हो, ये सीरीज आप तीनों ही जो हमारे पास रेंज है, बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो अभी फटाफट से जाके सबसे पहले तो आप अपने खुद को रजिस्टर कीजिए और इस एग्जामिनेशन के लिए बेसिकली खुद का फॉर्म फिल कीजिए। ठीक है, और फटाफट से तैयारी में लग जाइए ताकि आप इन 7500 वैकेंसी में एक वैकेंसी अपने नाम कर सकें। तो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम आवर साइड, मिलते हैं उस सीरीज में। थैंक यू।